चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने अभी पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था। हाँ बेटा, तू ही बता लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? हाँ, जिसकी डिग्री 1 हो, बिल्कुल एग्जैक्ट यही होता है। लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है ना। और पेयर मतलब दो। पेयर का मतलब तो यही होता है ना, कोई भी चीज जो डबल होती है वो पेयर। मतलब जब हम इस चैप्टर को कर रहे हैं तो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होंगी दो, है ना, और टू वेरिएबल। और वेरिएबल उसमें कितने होंगे? दो, एक x और एक y, या एक u एक b, एक a और एक b, कुछ भी हो सकता है। बट हर लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे और दो ही पॉलिनोमियल, दो लीनियर इक्वेशन होंगे हमारे पास। सॉल्व हमारा तभी होगा। ये वाला जो चैप्टर है ना, ये किस पे बेस्ड है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो वो है हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी या प्लस सी इक्वल टू 0, यही होगी ना लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। बट यहाँ पर दो पॉलिनोमियल है तो हम लेंगे a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ पर x और y यही रहेंगे और a1 b1 और c1 क्या है? कोफिशिएंट्स, फिक्स वैल्यूज। x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1, और कांस्टेंट टर्म जो बचेगी उसे क्या बोलते हैं? c1। समझ गए? जो भी है, जैसे ये हमारे यही ले लो, कोई भी इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 2, और a1 मान लो a की वैल्यू क्या है? 2, b की वैल्यू क्या है? 3, और c की वैल्यू क्या है? 4। अगर यहाँ पर कहीं माइनस का साइन है साथ में तो वैल्यू माइनस का 4 है। समझ में आई थोड़ी सी बात? जो पिछली बार हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो कैसी लाइन बनती है? हाँ, स्ट्रेट लाइन। समझ गए ना? वो एक्स एक्सिस को एक ही बार करते हैं, स्ट्रेट लाइन। जैसे क्वाड्रेटिक का पैराबोला शेप बनता था, अपर पैराबोला या लोअर पैराबोला। और जो ये लीनियर इक्वेशन को जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, इसके सॉल्यूशन फाइंड करके, 9th क्लास में हमने इसके सॉल्यूशन फाइंड करने सीखे थे ना। और इवन मैंने कुछ क्वेश्चन तो ग्राफ रिप्रेजेंट करने वाले भी डाल दिए थे, नहीं सिलेबस में काट रखे थे। वैसे तो होना चाहिए था वो 9th में कवर, क्योंकि बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था। ये चैप्टर बड़ा है, इस चैप्टर का एक पार्ट 9th में कवर हो जाता ना, तो फिर यहाँ करने में थोड़ी हमें आसानी रहती। अब जो तीसरा चैप्टर है ना बेटा, वो हमारे जो मैथ्स के मेजर जो वर्थी चैप्टर है, मतलब जिनकी वैल्यू ज्यादा है, वो वाला चैप्टर है ये थर्ड, जिसमें से सबसे ज्यादा पेपर में सबसे ज्यादा पेपर में आने वाले जो 4-5 चैप्टर है ना, जिनमें से 7-7, 8-8 नंबर का पेपर में आना है, उनमें से एक है थर्ड। तो थोड़ा इस चैप्टर की रिस्पेक्ट ज्यादा करोगे तो थोड़े नंबर ज्यादा आ जाएंगे, और नहीं तो इसकी डिसरिस्पेक्ट करोगे तो तुम्हारे नंबरों की भी डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। ठीक है? क्वेश्चन ऐसी बात नहीं है सारे एक ही तरह से होने वाले हैं लगभग। समझ गए ना? कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वेरिएशन हो सकती है। जैसे सेकंड चैप्टर में तो कितनी ज्यादा वेरिएशन, कितने सारे टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, इसमें ज्यादा टाइप्स नहीं है, इसमें सेम सी टाइप है सारी। वर्ड प्रॉब्लम्स है वो तुमने पहले भी कर रखी होगी, ऐसी बात नहीं है। 8th क्लास में यही क्वेश्चन तो मैंने पहले कर रखे हैं। वो था ना लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल में। अच्छे स्कूल तो वो वाले सारे क्वेश्चन ही डाल देते हैं 10th वाले में, पर है ना अब की बार क्या होगा, वो 8th में से वर्ड प्रॉब्लम वाले सारे क्वेश्चन ही काट दिए नहीं बुक में। तो स्कूल वाले जिन्होंने नहीं करवाना था उन्हें मौका मिल गया, जिन्हें स्कूल में करवाना था उन्होंने एक्स्ट्रा करवा दिया। अब ये देखो क्या कह रहा है, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सिचुएशन लाइक द वन गिवन बिलो। ये कह रहा है कि तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन कभी बन सकती है लाइफ में जैसे ये इसने दे रखी है। क्या सिचुएशन है ये अपनी बुक में ध्यान से देखना, अभी जो सिचुएशन में पढ़ रहा हूँ। अखिला वेंट टू ए फेयर इन हर विलेज। अपने विलेज में गई थी भाई अखिला, फेयर में गई थी अपने।
शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जॉइंट व्हील एंड प्ले हुपला। ये दो तरह की राइड है भाई, एक तो जॉइंट व्हील है और एक हुपला है कोई, है ना। ये भी कोई राइड का नाम होता होगा हुपला। अब ये क्या कह रहा है, ए गेम इन विच यू थ्रो ए रिंग ऑन द आइटम केप्ट इन ए स्टॉल। हाँ, हुपला ये उसको बोल रहा है, वो रिंग सा फेंक देते हैं तो किसी आइटम पे गिर जाता है तो वो तुम्हारा ही होता है ना। ये उस गेम को बोल रहा है। एंड इफ द रिंग कवर्स एनी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली यू गेट इट। ये तो वो हुपला गेम है। द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जॉइंट। ये कह रही है कि जितनी बार वो जॉइंट व्हील पे गई ना, उससे आधी बार वो हुपला पे गई। जितनी बार वो थोड़ी देर में सुनते हैं तेरे घर से चल रहा नहीं। क्या कह रहा है ये कि जितनी बार वो हुपला पे गई उससे द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, जितनी बार उसने हुपला खेला, हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी देन जॉइंट। मतलब जॉइंट व्हील मान लो उसने x बार खेला, उसने जॉइंट व्हील को कितनी बार x टाइम्स, है ना। तो वो जो हुपला है ना, हुपला वो उसने कितनी बार खेला, y टाइम्स। नहीं चलो y टाइम्स कह लो, बट ये हमें पता है कि उसने कितना, हाफ है। y इक्वल टू क्या है, x बाय, समझ गए ना, क्योंकि हाफ टाइम्स। अब ये आगे क्या कह रहा है, इफ ईच राइड कोस्ट ₹3, हर एक कोस्ट की राइड 3 है, एंड गेम ऑफ हुपला कोस्ट इज 4। इसकी राइड तो 3 रुपए की एक है और इसकी राइड कितने की है, एक बार हुपला खेलने की कोस्ट है 4, है ना। हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स। उसे कैसे पता लगेगा कि कितनी नंबर ऑफ राइड्स है अगर उसने टोटल 20 रुपए खर्च किए हैं। देखो बहुत ही आसान है, एक पॉलीनोमियल तो हमारी यहीं से बन जाएगी, ठीक है। यहाँ से कैसे बनेगी, ये ऐसी सिचुएशन है जिनको हमें सॉल्व करने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का यूज करना पड़ता है, समझ गए ना। ये एक अलजेब्रा यूज करने का भी तरीका है। अब उसने टोटल कितना रुपीस खर्च किए हैं, 20। अब उसने x राइड करी है 3 रुपए के हिसाब से, तो उसने जॉइंट व्हील पे कितने पैसे फूक दिए, है ना। और भाई उसने 4 रुपए की एक राइड करी है हुपला की, जो कि हुपला की राइड, उस हुपला का जो प्ले किया है उसने वो 4 टाइम किया है ना, नहीं 5 टाइम्स किया है, और 4 रुपए एक बार खेलने के लिए। तो उसने यहाँ कितने रुपीस खर्च कर दिए, और टोटल उसने कितने रुपीस स्पेंड किए हैं, 20। बन गई ना सिचुएशन। यहाँ से y की वैल्यू हमें पता है क्या, x बाई, यहाँ से 2 को उधर ले जाओ तो x की वैल्यू आ जाएगी 2y, x की वैल्यू 2y पुट करके और y निकाल देना, समझ गए ना। हाँ, x की जगह पे 2y पुट करो प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो 6y प्लस 4y 10y इज इक्वल टू 20। तो y इज इक्वल टू 2, मतलब 2 टाइम्स वो हुपला की, और 2 टाइम्स हुपला के लिए तो उस तो ये इससे हाफ था, तो ये 4 टाइम के लिए है ना। और रुपए की भी सीधा पता लग गया तुम्हारे को, ये 4 टाइम के लिए और ये कितने के लिए, 2 टाइम। तो 4 3 जा 12 रुपीज तो उसने यहाँ खर्च किए थे, और 4 2 जा 8 रुपीज उसने यहाँ खर्च किए थे, टोटल इसीलिए तो 20 रुपीज में उसका काम किया। ये सिचुएशंस है, समझ रहे हो। हर एक क्वेश्चन तुम्हारा आगे चल के जाओगे बेटा, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वर्ड प्रॉब्लम। और जो बच्चा इन चीजों को समझ के करेगा ना, तो क्वेश्चन उसके पास कहीं से कैसा भी आ जाए, बिना देखा हुआ क्वेश्चन भी आ जाएगा ना, स्टेटमेंट बदल के दे दिए एग्जामिनर ने, तो भी वो बच्चा कर देगा अगर इन सिचुएशंस को वो समझेगा इस तरह से, जैसे मैंने तुम्हें बताया। ऐसी बहुत तरह की सिचुएशंस हम हैंडल करेंगे, बहुत टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें भी, और एक्स्ट्रा भी बहुत सारे करेंगे, ठीक है। अब चलो इससे आगे आ जाओ। मे यू विल ट्राई इट बी कंसिडरिंग डिफरेंट केसेस। इफ शी हैज 1 राइड, अगर उसके पास एक ही राइड होती, इज इट पॉसिबल टू हैव 2 राइड्स।
and so on, or you may use the knowledge of class 9 to represent such situations as linear equation into variables. इन situations को तुम क्लास 9 में जो तुमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग जैसे हमने अभी बनाई ये लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में बना सकते हैं। अब आगे डिनोट द नंबर ऑफ राइट्स, अब ये इसने यही चीजें सॉल्व करके बताई तो मैंने तुम्हारे को बताई थी अब, ठीक है, ये इसने कैसे कैसे इक्वेशन बनाई है। अब इसके बाद आएगी ग्राफिकल मेथड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनके सॉल्यूशन निकालने के लिए जो मैंने मेथड यूज किया, सॉल्यूशन होते हैं बेटा जो इसमें x और y की वैल्यूज है ना, वो क्या है इसके सॉल्यूशन। अब बात है कि ये सॉल्यूशन निकालने के लिए तुम्हारे पास एक मेथड ग्राफिकल मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो मैंने अभी यूज किया था। वो मेथड क्या था? सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें मैंने क्या करा था, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली। जैसे मैंने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली है ना, और दूसरे वाली पॉलिनोमियल में, दूसरे वाली लीनियर इक्वेशन में उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, पुट कर दी। तो इस वाले मेथड को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। एक एलिमिनेशन मेथड आएगा इसे सॉल्व करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड ही यूज करेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी है सब्स्टिट्यूशन से। हर जगह पे ना, कई जगह पे सब्स्टिट्यूशन हमारे को काफ़ी मुश्किल पड़ेगा, तो उस केस में हमारा ये ज़्यादा आसान है एलिमिनेशन। और एक मेथड है कौन सा? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से तुम्हारे पेपर में एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, यूटी में भी और इसमें भी, और एक ही टाइप का क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बदल जाएगा, नहीं, सेम ही क्वेश्चन रहेगा, बस इक्वेशंस बदल सकते हैं। सेम ही टाइप का क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन, और उसी टाइप के तुम 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, वही पेपर में आएगा। और देखो कितनी अच्छी बात, ठीक है। अब ये ग्राफिकल मेथड में क्या कह रहे हैं, अगर हम ना, तुम थोड़ा सा सोचो, हम है ना यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन बन सकता है क्या? यहाँ पे इससे बन सकता है, स्केल है ना, स्केल कहाँ है? ये अच्छा अच्छा अच्छा, चलो इसे हटा देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो आज तुम, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, तुम्हारा मामला ठीक हो जाएगा। ये हो गया है ना 15 का। और भाई अरे मेरे को ऐसे बनाना होगा, कार्टेशियन प्लेन बनाने का था यार, उसमें होगा सर, इसमें भी नहीं ना, बोर्ड के उसमें, बोर्ड के ऑप्शन में, बोर्ड कार्टेशियन प्लेन में होता है। ऐसे लगना चित्ता है ना। कार्टेशियन नहीं होगा, क्या पता कह रहे हैं ये सारी ऐसा ही है, ठीक है, लिख दिया साइड। ये आ रहा है हमारा कार्टेशियन। ऐसा ही होता है कार्टेशियन, सबको पता है ना। इसमें ये भी पता है हमारे को, ये एक्स एक्सिस होता है कि वाई एक्सिस होता है, और ये भी पता है कि ये ऊपर, यहाँ से ऊपर प्लस होता है, यहाँ से राइट में प्लस होता है, यहाँ से लेफ्ट में, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो तुम्हें पता है। अगर हम इस कार्टेशियन प्लेन पे दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, वो दो स्ट्रेट लाइन कितने तरह से ड्रॉ हो सकते हैं? वो कार्टेशियन प्लेन का 3 तरह से, 2 लाइन है ना, 3 तरह से ही जा सकते। कैसे कैसे तरह से? या तो वो दोनों लाइन ऐसी हो सकती है कि एक लाइन तो ये गई है ना,
और दूसरी लाइन भी बिल्कुल उसको ऊपर से चल रही है, बिल्कुल उसको ऊपर से चल रही है। ठीक है, ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट। ठीक है भाई। एक और कंडीशन क्या हो सकती है? एक और कंडीशन हो सकती है भाई, हमने एक लाइन ड्रॉ करी यही, और हमारी दूसरी एक और लाइन जो है ना वो बिल्कुल इसके पैरेलल है। ऐसी लाइंस को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल। ठीक है, एक और कंडीशन हो सकती है, वो क्या हो सकती है भाई? एक लाइन तो ये गई और दूसरी लाइन है ना किसी भी तरह से गई, बट इसको कहीं पर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके चलती है। ठीक है, ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग। इससे अलग है ना, तुम कोई फोर्थ कंडीशन मेरे को बना के दिखा दो लाइंस के बारे में, दो स्ट्रेट लाइंस के बारे में, इससे फोर्थ कंडीशन बन ही नहीं सकती। तुम बना के देख लो दोस्तों, या तो कोइंसिडेंट लाइन बन सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक लाइन जो है ना दूसरी स्ट्रेट लाइन को दो पॉइंट पे कट कर दो, या तो इनफाइनाइट पे कट करेगी या करेगी ही नहीं, और या फिर एक ही पॉइंट पे कट करेगी। अगर उसने दो पॉइंट पे कट कर दिया तो इसका मतलब वो स्ट्रेट है ही नहीं, उनमें से एक कोई सी ऐसी लाइन है जो स्ट्रेट नहीं है, और स्ट्रेट नहीं है तो वो लीनियर इक्वेशन की लाइन नहीं। तो ये बात कंफर्म है कि लीनियर इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। समझ गए? अब हमारे पास है ना बेटा, जो इस दोनों लाइन का जो कांटेक्ट पॉइंट होता है ना, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, उसे हम सॉल्यूशन ऑफ दीज लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। मतलब वो वाला पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन पे लाई करता है। समझ गए? वो वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है? जो दोनों लाइन पे लाई करता है। ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन। ठीक है, अब तुम ध्यान दोगे इंटरसेक्टिंग लाइन के कितने सॉल्यूशन है, कितने ऐसे पॉइंट है जो कॉमन है? एक ही तो है, तो इसीलिए इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। समझ गए? अच्छा, पैरेलल लाइन में ऐसे कितने पॉइंट होते हैं जो सेम आते हैं? बताना। दो पैरेलल लाइन, एक ये है और एक ये है, ये कितने पॉइंट है जो इनका कॉमन है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं? जहाँ पर है कोई नहीं है। इसीलिए जब भी पैरेलल लाइंस होती है ना तो वो केस होता है हमारा नो सॉल्यूशन। क्या? नो सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, जब तुम दो कोइंसिडेंट लाइन ड्रॉ करते हो तो एक लाइन ये है हमारी, दूसरी लाइन बिल्कुल उसको ऊपर से गई है, तो कितने पॉइंट है जो दोनों के सेम है? इनफाइनाइट। कोई लिमिट ही नहीं है भाई, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो जब भी कोइंसिडेंट लाइन बनेगी तो तुम्हारा जो है ना कंडीशन कौन सी होगी? वो होगी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ गई तुम्हारे को? देखो बेटा, अगर तुम्हारे है ना ध्यान से सुना भी होगा ना मेरे ख्याल से, तो ये चीज ऐसी नहीं है कि तुम्हारे को समझ में नहीं आए। बहुत ही आसान सी चीज है। अगर लाइन कोइंसिडेंट होगी तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगी, और अगर लाइन पैरेलल होगी तो नो सॉल्यूशन। तो इसमें हमारे के पास अगर मान लो दो पॉलिनोमियल है, तो क्या तरीका है हमारे पास कि हम पहले उसके सॉल्यूशंस निकालेंगे और उसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, है ना? यही होगा ना बेटा? उन दोनों लाइंस को क्या करेंगे? ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ पे ड्रॉ करने के बाद अगर वे दोनों लाइन की सिचुएशन हमें देखते ही पता लग जाएगी, भाई एक दूसरे के ऊपर से गई तो कोइंसिडेंट लाइन है, और भाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके गई तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, और पैरेलल गई तो क्या है? पैरेलल लाइंस। और उनके सॉल्यूशन का भी पता चल जाएगा हमारे को, है ना? ये तो है ग्राफिकल। एक और मेथड है जिससे हमारे को ना ग्राफ पे ड्रॉ करने से पहले ही पता चल जाएगा कि ये लाइंस पैरेलल है या ये लाइंस हमारी कोइंसिडेंट लाइन है या इंटरसेक्ट। नहीं, वो मेथड क्या है? उसके लिए तुम्हारे को तीनों है ना उस पे जाना पड़ेगा। देख चलो, कोई बात नहीं, आता होगा पर सबको नहीं आता, है ना? हम इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, हम स्टैंडर्ड वाली ही लेंगे अभी। ठीक है, प्रैक्टिकल तुम आओगे ना, जब करेंगे साथ के साथ हमारे एक्सरसाइज करेंगे। हमारे पास है दो की इक्वेशन, कौन सी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू g1। ठीक है भाई। और दूसरी क्या है? a2x प्लस b2y
प्लस C2 इक्वल टू 0। समझ गए? पहली कंडीशन, हमारे को इसके एक्स वाई हटा के और चेक करने हैं इसके कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट की रेशियो। कैसे? एक्स के कोफिशिएंट कौन से हैं? A1 और A2, तो A1 बाय A2 इसकी रेशियो यही हुई। फिर चेक करनी है B1 बाय B और दूसरी C1 बाय C। मतलब हमने क्या लिए हैं? एक्स और वाई को नहीं लिया है, सिर्फ कोफिशिएंट को लिया है, पर साइन के साथ। समझ गए? यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। अगर मान लो यहाँ पर माइनस का 2y है तो यहाँ क्या आएगा? माइनस। उसके बाद जो इसकी रेशियो के बाद हमें चेक करना है क्या ये तीनों इक्वल आ गई। अगर ये तीनों इक्वल आ गए तो ये कौन सी लाइन है? ये है कोइंसिडेंट लाइन। अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो ये कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई A1 बाय A2 इक्वल टू आ गया B1 बाय B2 के, बट C1 C2 के इक्वल नहीं आया। तो इस केस में दोनों लाइन कैसी होंगी? पैरेलल लाइन। ठीक है भाई? नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन है तो नो सॉल्यूशन का तो हमें पहले से ही पता लग गया। तीसरी कंडीशन क्या है? A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। तो C1 C2 का फिर हमें कोई लेना देना ही नहीं, चाहे C1 बाय C2 इक्वल आ भी जाए या नहीं भी आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 आ गया तो यहीं पर हम बोल देंगे कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन। यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अब जब तुम इन क्वेश्चंस पे आओ, यार कहाँ गया इसका बड़ा करने वाला हिसाब? तो कोने से बनेगा सर। हाँ? कोने से बनेगा। यार इसको थोड़ा सा ऐसा करके देखते हैं। ऐसे भी नहीं अरे 3 डॉट्स अरे 3 डॉट से क्या होगा? डिलीट यार ये मजाक करने का टाइम और ना हो सर 200%। इतना अच्छा दिमाग खराब कर। मैं नहीं यहाँ पर नहीं, ये खोल नहीं सोच रहा था भाई। एक्सरसाइज तुम फटाफट एक्सरसाइज को खोल लो, पहली एक्सरसाइज। और उस एक्सरसाइज में तुम्हारे को ना जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे छोड़ देना, जिसमें स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट्स वाले वर्ड प्रॉब्लम्स तुम्हें मैं करवाऊंगा। इसमें देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या चेक करना है हमारे को कि ये तीनों लाइंस क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइंस है? क्या तुम चेक कर सकते हो इन? और इससे आगे वाले में बोलना हमें कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वर्ड के बारे में हमने नहीं पढ़ा ना। कंसिस्टेंट वो होते हैं जिनमें सॉल्यूशन निकलते हैं और इनकंसिस्टेंट जिनमें नहीं निकलते। तो इन 3 कंडीशन में 2 कंडीशन ऐसी थी जिनमें सॉल्यूशन निकले थे, चाहे वो एक हो या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, निकले तो थे ना। तो जो कोइंसिडेंट लाइन और जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस होते हैं, और पैरेलल लाइंस वाला होता है इनकंसिस्टेंट जिसमें सॉल्यूशन नहीं निकलता। समझ गए? तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला तुम बता सकते हो ना। तो आज तुम्हारा है ना मैथ का यही एक काम है जो तुम्हारे को अब ये बताना है कि कौन से में सॉल्यूशन निकलते हैं और कौन से में नहीं निकलते। ठीक है? ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चन करो फटाफट और बता कर जाओ मेरे को। यही करना है।